क्लास 12 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, जिसमें हम लोग सारे अभी पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जिससे उससे रिलेटेड किसी प्रकार के भी क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं छूटे। एक बार अगर सारे वीडियो आप देख लेते हैं, फिर आपको खुद ही लगेगा कि हम ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ला सकते हैं। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, जितना पार्ट आ रहा है सभी को देखना है। ये पार्ट 2 आज हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉरी, ये सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस भी कर चुके हैं, जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए कि अगर इंग्लिश वाले भी कोई होंगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बात किया जा रहा है कि एक वक्र दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है, जिसका समीकरण भी दिया हुआ है, और x बराबर 0 पर स्पर्शरेखा की परवलता निकालना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्लोप के नाम से जानते हैं। तो परवलता का अगर बात करते हैं तो परवलता के लिए किसी भी कर्व के परवलता निकालने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं कि m बराबर dy/dx को ही क्या कहते हैं, उस कर्व का परवलता कहते हैं, उस वक्र का परवलता कहते हैं। इसका मतलब जो दिया हुआ है उसी में उसका dy/dx का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, परवलता कहलाता है उस कर्व का। परवलता का मतलब होता है कि मान लो कि ये कोई कर्व है, इस बिंदु से अगर कोई इस स्पर्श रेखा जो ड्रॉ कर रहे हैं, इस स्पर्श रेखा का जो स्लोप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परवलता कहते हैं, या इंग्लिश में हम लोग स्लोप के नाम से जानते हैं। जिसका मान किस तरह से निकलता है, जो dy/dx का मान होता है, इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव लेना है x के सापेक्ष। अब डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले बात किया जा रहा है, दो पद है तो दोनों पद का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे दो तो गुणांक है, दो गुणांक रहता है तो इसका कुछ नहीं करते हैं, जैसे रहता है वैसे रहता है, x² का डेरिवेटिव। तो घात वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग कि x⁴n रहता है तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, n × x⁴n - 1 लिखते हैं। तो वही इसका डेरिवेटिव इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, 2 × x⁴1 बचेगा, 1 पावर लिखा नहीं जाता है, फिर प्लस है तो प्लस। गुणांक को कुछ नहीं किया जाता है, जैसे रहता है वैसे उसको रहने देते हैं। और sin x का बात करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव जो होता है वो याद रखना है cos x होता है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, और ये जो डेरिवेटिव का मान निकालना है कितने पर निकालना है, तो x बराबर 0 पे बोला है ना। तो ये परवलता का मान निकालना है 0 पे, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का मान किसी चीज पर निकालना था, तो यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 0 पर। तो 4 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3 cos 0 हो जाएगा। तो 4 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, और 3 में 1 से गुना होगा तो ये 3 बच जाएगा। तो यही स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, परवलता हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है क्वेश्चन? किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। जितना चीजें बताया जाता है उस पर ध्यान देना है और सीखने की कोशिश करना है, ना कि रटने की कोशिश करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो उसका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन के दर निकालना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले क्या होता है, तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल का बात करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि a बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। a बराबर πr² होता है। अब इसी का डेरिवेटिव, इसी का परिवर्तन के दर, परिवर्तन का दर का मतलब होता है इसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष बताना है। इसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो क्या लिखाएगा, dA/dx
डी आर, इधर भी हो जाएगा डी बटे डी आर पाई आर स्क्वायर। अब डेरिवेटिव में क्या होता है, जो गुणांक होता है वो बाहर निकल जाता है, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का डेरिवेटिव। अभी घात वाला फार्मूला तुरंत बताए, पावर वाला फार्मूला कितना है, जितना पावर आता है उसको आगे में लिख देता है, एक पावर घटा के लिखा जाता है डेरिवेटिव में। यहाँ पर घटेगा तो पावर एक बचेगा तो एक लिखा नहीं जाता है, तो कितना आ गया 2 पाई आर आ गया। अभी जो परिवर्तन का दर निकालना था वो आर बराबर कितना पे निकालना है, 6 पे निकालना है, तो यहाँ पे आर का मान क्या रख देंगे, आर बराबर डेरिवेटिव का मान आर बराबर 6 पे, तो 2 पाई इंटू आर का जगह यहाँ पे 6 हो जाएगा, छोड़ना कितना हो जाएगा 12 पाई हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 12 पाई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन इंग्लिश में हो या हिंदी में, दोनों का सेम ही है, खाली हम क्वेश्चन को ले लेते हैं इंग्लिश में। ये हम लोग के सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि घटनाएं ए और बी क्या है, स्वतंत्र है, इसके तुरंत ये चैप्टर कंप्लीट हम लोग किए हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो दिया हुआ है कि घटनाएं ए और बी क्या है, स्वतंत्र है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्वतंत्र के लिए। तो सबसे पहला बात है कि यहाँ पे स्वतंत्र का कंडीशन क्या होता है, तो ये बता दिया गया है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये स्वतंत्र तभी होता है तो क्या देखने को मिलता है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B का जो मान होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, उसका जो मान होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होता है। तो जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, तो उसके इंटरसेक्शन का प्रायिकता, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी से नाम से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी बोले या प्रायिकता बोले, जो होता है P ऑफ A का प्रायिकता गुने P का प्रायिकता के क्या होता है, बराबर होता है, गुने A का प्रायिकता इंटू P के प्रायिकता के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और प्रायिकता का ही क्वेश्चन दिया हुआ है जो ताश के पत्ते से है। तो ताश के पत्ता के बारे में भी जानकारी रहना बहुत जरूरी है। ताश के बारे में, पत्ते के बारे में जानकारी नहीं है, इसको हम 11 क्लास में भी या बोलिएगा तो हम एक बार और इसको बता देंगे ताश के पत्ते के बारे में डिटेल में, लेकिन इसके बारे में हम पहले से भी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं और 10 क्लास में भी पढ़ना रहता है, तो आई थिंक आप लोग जरूर जानते होंगे कि ताश के पत्ते के बारे में। अगर हम लोग किसका बात करते हैं, तो ताश के पत्ते में गड्डी में अगर बात करते हैं तो बदशाह का, अगर बदशाह निकलने का प्रायिकता बोला है कि बदशाह निकलने का प्रायिकता क्या होगा बताना है। तो बदशाह निकलने का तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बदशाह पत्ती में होता कितना है। सबको पता है कि बदशाह कितना होता है, 4 होता है। पत्ती में बदशाह कितना होता है, 4 होता है। बस यही चीज पता होना चाहिए कि कौन कितना होता है। तो बदशाह की संख्या 4 होता है, तो एक पत्ती से बदशाह, एक ही बोला है ना, 52 पत्तों के ताश से एक गड्डी से एक बदशाह निकलने का प्रायिकता। बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें आप कुछ है ही नहीं। बताया जाता है कि जितना उसकी संख्या होता है, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रायिकता ही होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या को ऊपर लिखा जाता है, कुल परिणामों की संख्या नीचे लिखा जाता है। मतलब जो प्रायिकता जिसका पूछा जाता है उसकी संख्या को ऊपर लिखा जाता है। तो बदशाह के प्रायिकता पूछ रहा है, अब बदशाह कितना होता है, गड्डी में 4 होता है, 4 हो गया। अब कुल नीचे में लिखा जाता है, पत्तों की संख्या कितना होता है, 52 होता है, तो 52 नीचे हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 4 से 52, कितना 13 मरतबे, तो इसका एक लाइन में आंसर निकल के आ गया 1/13। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांच नंबर में ना हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें लैंग्वेज है ही नहीं, ठीक है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी प्रायिकता से ही है, प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो P ऑफ ए का प्रायिकता, बी का प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, तो एक बी का प्रायिकता निकालना है जब ए घटित हो चुका है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये क्या बोला है,
कि बी का प्रयोक्ता बताए जब ए घटित हो चुका है। तो इसके लिए फार्मूला बताया जाता है कि पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय जो घटित हो चुका रहता है, जो घटना घट चुका रहता है, जो ये बाद में लिखा रहता है इसका मतलब ये घटित हो चुका है, ठीक है। और बी का प्रयोक्ता पूछ रहा है, इसका मतलब ये लाइन का मतलब ही होता है कि बी का प्रयोक्ता बताइए जब ए घटित हो चुका है तब। जो घटित हो चुका रहता है उसका प्रयोक्ता हम लोग नीचे में लिखते हैं, तो यही इसका फार्मूला होता है। बस यही चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर फार्मूला पे रख देंगे मान। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ पे दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रयोक्ता दे दिया है क्वेश्चन में, कितना है 1/5 है। और पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए का प्रयोक्ता दिया है 1/3 है। नीचे वाला जो होता है क्या होता है, ऊपर जाकर पलट जाता है, तो ये 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसी गुना करेंगे तो ये क्या निकल गया 3/5 निकल के आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर भी प्रायिकता से ही है, प्रोबेबिलिटी से ही है। दोनों लैंग्वेज में ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है। तो ये हम लोग सबसे लास्ट में पढ़े थे, द्विपद बंटन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, द्विपद बंटन के बारे में पढ़े थे। उसी में फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि जब कोई चीज़ घटना को बहुत ज़्यादा बार फेंका किया जाता है तो घटना को ऐसे नॉर्मल तरीके से प्रायिकता निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक फार्मूला दे दिया गया कि अगर P ऑफ x प्रायिकता निकालना है, x बराबर x पर, मतलब ये कैपिटल X है, ये स्मॉल x है, इसके लिए फार्मूला दे दिया गया NCx q के पावर n माइनस x और p के पावर x। अब बताया जाए P सफलता का प्रायिकता है और Q असफलता का प्रायिकता है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग सिक्के को फेंकते हैं तो चित और हेड और टेल आता है, या चित या पट बोलते हैं। चित आने को हम लोग सफलता मानते हैं और पट आने को असफलता मानते हैं। तो चित या पट आने का जो प्रायिकता होता है हमको सबको पता है कि 1/2 ही होता है। तब P का भी मान 1/2 होगा, Q का भी मान कितना होगा 1/2 होगा। इसलिए चित आए या पट आए, मतलब हेड आए या टेल आए, उस केस में प्रायिकता जो होता है, प्रोबेबिलिटी जो होता है 1/2 ही होता है। इस केस में P और Q का मान समान ही रहेगा। अब ये n जो होता है ये कितना बार उछाला जा रहा है, कितना बार ये परीक्षण किया जा रहा है, उसकी संख्या होता है। तो कुल परीक्षण कितना बार किया जा रहा है 10 बार। हमको ठीक क्या निकालना है, ठीक 6 चित आने वाले प्रायिकता ज्ञात करना है। 6 चित आने का प्रायिकता निकालना है, मतलब ये स्मॉल x का मान कितना दिया है 6 दिया हुआ है। तो P ऑफ x का मान निकालना है x बराबर 6 पे। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 10c6 और Q का मान हो गया 1/2 और यहाँ पर क्या होता है n माइनस x, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर है x, तो x का जब मान कितना है 6। और यहाँ पर 10c6 का मान निकालना है, तो इसको क्या लिखते हैं 10 फैक्टोरियल या 10c इसी के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। 10c6 हो गया। यहाँ पर इसका पावर कितना बचेगा 1/2 के पावर 4 बचेगा, यहाँ पर 1/2 के पावर 6 है। और दोनों जब बेस समान रहता है, पावर जुड़ता है, तो 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1/2 के पावर 10 हो जाएगा। 10c6 1/2 के पावर 10 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यह भी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे किसमें, अभी हम लोग तुरंत चैप्टर कंप्लीट ही किए हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, उसमें हम ये डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी लाइन से प्रायिकता का ही क्वेश्चन आ रहा है, एक और है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें ए का प्रायिकता दिया हुआ है, बी का प्रायिकता दिया है, ए यूनियन बी का दे दिया है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है।
अब ये सबके प्रयोक्ता में एक संबंध होता है, एक फार्मूला होता है जो कि पहले से भी डिस्कस बहुत बार कर दिया गया है कि P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला होता है। ये सेट थ्योरी में भी पढ़ा जाता है, उसमें नंबर के लिए पढ़ा जाता है, इसमें प्रयोक्ता के लिए पढ़ा जाता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। अब अगर इसका हम बात करते हैं तो सबका मान यहाँ पर रख लेंगे, हमको इसका मान निकालना है। तो P ऑफ A यूनियन B का मान दिया हुआ है 7/11, इसका मान दिया है 7/11 बराबर P ऑफ A का मान दिया है 6/11 प्लस P ऑफ B का मान दिया है 5/11 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना। सबको पहले ये दिख रहा है कि ये इधर माइनस में हमको इसी का मान निकालना है, तो इसको बराबर की इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये इधर से जाएगा उधर, तो ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 6/11 प्लस 5/11, ये इधर जाएगा माइनस 7/11। अब ये तीनों का LCM जो होगा 11 हो जाएगा, और नीचे में जब सेम रहता तो ऊपर में डायरेक्ट हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। तो 6×5=11, 6×5=11, 11 में से 7 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4/क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये प्रयोक्ता आ गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B का। P ऑफ A इंटरसेक्शन B का प्रयोक्ता क्या निकल के आ गया 4/11। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सब फार्मूला का खेला है, बस फार्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट तुरंत बना सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फार्मूला ध्यान में होना चाहिए प्रयोक्ता से रिलेटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस पर ये हम जब इस क्वेश्चन को पढ़ा रहे थे तो इसके लिए साफ साफ लिखवा दिए थे, अलग से नोट करा दिए थे, और ये सभी को ध्यान में होना चाहिए जब हम अपने क्लास ले रहे थे मैथ का। हाँ, अगर किसी को ये भी है कि अगर मैथ में कोई दिक्कत है कोई चैप्टर में, तो सारे चैप्टर का वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पर आप लोग प्ले लिस्ट में मैथ का वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख कर पहले चैप्टर, किसी कोई चैप्टर में दिक्कत है तो चैप्टर का वीडियो पहले जरूर देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो XY तल का समीकरण बोला है, मतलब XY प्लेन का इक्वेशन क्या होगा बताना है। तो बताए थे इसमें कि जिस तल का समीकरण या इक्वेशन पूछेगा, प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन अगर बात किया जाए तो उसके लिए भी बताए थे कि इसका प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। तो जिस तल का इक्वेशन पूछेगा उसको छोड़ के जो उसमें नहीं रहेगा वही उसी का बराबर क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, वो उसी के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात को समझना है कि जनरल अगर इक्वेशन, प्लेन का जनरल इक्वेशन का बात करते तो वो होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस कैपिटल D बराबर 0। ठीक है, या तो ये लिखे, या बहुत सारा तरीका से लिखा जाता है, और भी तरीका से लिखा जाता है। हम लोग दीर्घ अनुपात दीर्घ को साइन के रूप में भी लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे अच्छा था कि हम दीर्घ को साइन के रूप में ही लिखे। तो एक लिखा जाता है Lx प्लस my प्लस nz बराबर स्मॉल d। ये जो स्मॉल d होता है ये मूल्य बिंदु से दूरी होता है। क्या होता है, मूल्य बिंदु से दूरी होता है। अगर हम XYZ प्लेन का बात करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझा देना चाहते हैं कि आगे से ये चीज़ें क्लियर रहे। XYZ का बात करते हैं, मान लें कि ये x है, ये y है और ये z है। अब यहाँ पे कौन सा प्लेन का समीकरण पूछा हुआ है, ये बोल दिया है कि यहाँ पे कौन सा प्लेन का समीकरण का बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसी प्लेन का जो XY प्लेन है, इस प्लेन का समीकरण का बात कर रहा है। अगर इस प्लेन का हम लोग समीकरण का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि इसका मूल्य बिंदु से दूरी कितना होगा, शून्य होगा। मूल्य बिंदु से कोई दूरी होगा, शून्य होगा। मूल्य बिंदु से दूरी अगर बात करेंगे तो इसका मूल्य बिंदु से जो दूरी होगा वो शून्य होगा। इसका मूल्य बिंदु से दूरी जो होगा वो शून्य होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका जो, अब एक और बात ध्यान में रखें, अब इसका जो ये क्या होता है, तो अभिलंब LMN दीर्घ को साइन बोले, या इसको हम लोग
अभिलंब मात्रक सदिश भी बोलते हैं। इसको हम दीर्घ कोसाइन कहते हैं या अभिलंब मात्रक सदिश भी कहते हैं। तो अभिलंब मात्रक सदिश, अब यहाँ पर ये वाला प्लेन है, ये प्लेन है, तो इसके लंबवत कौन होगा? यही इसका मात्रक सदिश होगा, जेड के एलॉन्ग। जेड के एलॉन्ग बताया गया था कि जेड के एलॉन्ग अभिलंब मात्रक सदिश या जिसका जेड के एलॉन्ग या जेड एक्सिस के एलॉन्ग, जो जेड एक्सिस होता है उसका दीर्घ कोसाइन बताया गया था, क्या होता है? 0,0,1 होता है, ये हम बताए थे। और x के एलॉन्ग जो होता है वो बताया गया था कि x के एलॉन्ग क्या होता है? 1,0,0 होता है। और y के एलॉन्ग जो होता है वो क्या होता है? तो 0,0, क्या हो जाता है? तो चीजें 0,1,0 होता है। लेकिन अभी हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी हम लोग बात करते हैं कौन सा तल, XY तल या XY प्लेन का बात करते हैं, तो उसका जो उसके लंबवत जो सदिश होगा वो कौन सा होगा? जेड के लंब होगा। कौन सा होगा? जेड के लंब होगा। और जेड का जो दीर्घ कोसाइन होता है 0,0,1 होता है, ठीक। और यही ये दीर्घ कोसाइन है, मतलब L का मान 0, M का मान 0 और N का मान क्या है? 1 है। जब इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 रखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 1 इंटू क्या होगा? जेड। या मूल बिंदु से दूरी होता है, ये प्लेन XY प्लेन ही है, XY प्लेन का मूल बिंदु से 0 दूरी क्या होगा? 0 ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब इस प्लेन का जो समीकरण होगा वो क्या बचेगा? Z बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। अगर यही बोलता कि XY प्लेन का समीकरण नहीं बोलता, XY प्लेन के समांतर बोलता, मान लो कि ये समांतर रहता, समांतर में कहीं पर यहाँ पे ऐसे प्लेन बनता, प्लेन इधर बनता ना, तो इसका कुछ मूल बिंदु से दूरी होता, मान लो कि यहाँ पर जेड एक्सिस को जहाँ कहाँ पे भी कट करता, मान लो सी पर कट करता, इसका मूल बिंदु से कुछ दूरी होता, तो जेड बराबर क्या हो जाता? समीकरण सी हो जाता। लेकिन ये बोला नहीं है समांतर, ये बोल दिया है कि XY प्लेन का ही समीकरण बताने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? जेड बराबर 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें, XY प्लेन का समीकरण बोलेगा तो जेड बराबर 0 होगा, और YZ प्लेन का समीकरण बोलेगा तो x बराबर 0 होगा। अगर XZ प्लेन का समीकरण बोलेगा तो y बराबर 0 होगा। बस इस बात को ही ध्यान में रख लेना है। तीनों में से कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जा सकता है। हो सकता है अभी यहाँ पर XY प्लेन का दिया हुआ है, तो हो सकता है अगला बार क्या दे दे, तो अगला बार हो सकता है दे दे कि YZ प्लेन का समीकरण बताए, या अगला बार हो सकता है कि दे दे XZ का प्लेन का समीकरण बताए, या ये हो सकता है कि बोलेगा कि XY तल के समांतर प्लेन का समीकरण बताया। समांतर जब बोलेगा तो जेड बराबर यहाँ पर सी देगा, ऑप्शन में इस प्रकार से देगा, जेड बराबर कोई ना कोई एक अचर जरूर देगा, वही उसका क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। बस यही इस टॉपिक से, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा है कि एक्स अक्ष के दीर्घ कोसाइन पूछा हुआ है, एक्स नहीं, इसका जेड। इसको इंग्लिश में ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। तो इसका दीर्घ कोसाइन पूछा हुआ है, जिसको डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग कहते हैं। तो इसका दीर्घ कोसाइन पूछा हुआ है किसका? अभी बता ही रहे थे, अभी पूछ ही दिया। क्या हो गया? इसका अगर दीर्घ कोसाइन पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ है? ये पूछा है, क्या हो जा रहा है? क्यों हो जा रहा है? नहीं आ रहा। चलिए छोड़िए सर, इस तरह से पूछा है। तो दीर्घ कोसाइन पूछा है, जेड एक्सिस का था, अभी बताया था जेड एक्सिस का क्या था? 0, 0, 1 होता है। अगर यही एक्स एक्सिस का पूछेगा, एक्स एक्सिस का पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1,0,0 हो जाएगा। अगर y एक्सिस का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0, 1, 0। मतलब y का पूछेगा तो y वाला 1 बाकी 0, x का पूछेगा तो x वाला 1 बाकी 0। बस यही ध्यान में रखना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल था, इसके बारे में इसके पहले ही डिस्कस हम कर दिए थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखो, दूरी का जब हम लोग बात करते हैं तो दूरी का सूत्र होता है निकालने का। जब दो बिंदु दिया रहता है तो उसके बीच की दूरी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 2D में निकालते थे वैसे 3D में होता है। जब दो बिंदु दिया रहता है, दो बिंदु के बीच की अगर दूरी निकालना है
बहुत सिंपल फार्मूला होता है। मान लो कि यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु का यहाँ पर निर्देशांक है x1 y1 z1, ये 3D में है, और यहाँ पर दूसरा बिंदु का निर्देशांक है x2 y2 z2। तो दोनों के बीच की दूरी AB होगा, और AB के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 के स्क्वायर, जैसे 2D में होता था वैसे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बस इसमें से बढ़ जाएगा z2 माइनस z1 के स्क्वायर, यही इसमें बढ़ जाता है। बस यहाँ पर मान रख दे, इसमें से 1 में से 4 घटा के लिख दे तो 1 माइनस 4 के स्क्वायर, प्लस दूसरा है माइनस 1 में से 3 घटा के लिख दे तो इसका स्क्वायर, चौथा है माइनस 5 में से 7 घटा के लिख दे तो इसका स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 1 में से 4 घटेगा तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अब माइनस 5 माइनस 7 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब इसको अगर जोड़ते हैं, चलिए इधर जोड़ देते हैं, तो अब इधर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 यहाँ पे 16 25 जोड़ेंगे इसमें 144 में, तो ये आ जाएगा 169, और 169 का रूट कितना होता है, 13 होता है। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगा और कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बस यही फार्मूला ध्यान में रखना है, इससे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।